हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम कल के वीडियो में भाग वन पढ़े थे और भाग वन बताए थे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो आज इस वीडियो में हम भाग दो पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं भाग दो। भाग दो, भाग दो क्या कहता है। भाग दो में नागरिकता है, नागरिकता। भाग दो में नागरिकता, ठीक। ये अनुच्छेद कितना से कितना तक है। अनुच्छेद 5 से 11, ठीक, 5 से 11। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि नागरिक किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। नागरिक जानेंगे किसे कहते हैं। तो एक समय था जब राजतंत्र चलता था, राजतंत्र। और इस समय चलता क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक। उसमें राज व्यवस्था चलता था। अब इस समय जो है लोकतंत्र चलता है। तो राजतंत्र में क्या होता था, देखिए ये सब जनता से ही रिलेटेड है। ये सब जनता से ही रिलेटेड है, ठीक। तो राजतंत्र में जो जनता थी ना, जनता के पास सिर्फ कर्तव्य हुआ करते थे। जनता के पास सिर्फ कर्तव्य हुआ करते थे। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में जनता के पास कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। अधिकार भी है, ठीक। राजतंत्र में जनता के पास सिर्फ ड्यूटी होती थी और लोकतंत्र में ड्यूटी के साथ राइट्स भी होता है, ठीक। कर्तव्य होता है, यानी कर्तव्य और अधिकार, राइट्स, ठीक। तो जनता जब राजतंत्र में रहती थी तो उसके पास केवल कर्तव्य हुआ करता था, लेकिन जब ये लोकतंत्र में कर्तव्य और अधिकार दोनों है, तो जब जिसके पास कर्तव्य, जिस जनता के पास कर्तव्य और अधिकार दोनों है, उसी को हम लोग नागरिक कहते हैं, ठीक। इसी को हम नागरिक कहते हैं, ठीक। समझ में आया आप लोग को। इसी को हम नागरिक कहते हैं। देखिए, एक होते हैं नागरिक और एक होते हैं विदेशी। अच्छा, नागरिकों के पास किस चीज का अधिकार है और विदेशियों के पास किस चीज का अधिकार है, ठीक। तो नागरिकों के पास जो है, नागरिक के पास मतदान करने का अधिकार भी होता है। मतदान करने का अधिकार भी होता है। नागरिक के पास सार्वजनिक सार्वजनिक पद भी मिलता है। लेकिन विदेशियों के पास मतदान का अधिकार नहीं होता है, न उसको सार्वजनिक पद मिलता है, ठीक। तो ये नागरिक और विदेशी में अंतर है, ठीक है। भारत में एक हरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक। भारत में दो टॉपिक हो गया, तो ये तीसरा का टॉपिक है इसमें। भारत में एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एक हरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे हम जो हैं, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम यूपी के निवासी हैं, हम यूपी के निवासी हैं, लेकिन भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक हैं, ठीक। हम यूपी के निवासी हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं। एक हरी नागरिकता के प्रावधान होते हुए भी भारत सिंधवी समिति के सिफारिशों पर भारतीय मूल के प्रवासियों को 2003 में दोहरी नागरिकता दी गई, ठीक। सिंधवी समिति, सिंधवी समिति, सिंधवी समिति ने
सिफारिश किया, सुझाव दिया। ठीक, इन्हीं की सिफारिशों पे भारत सरकार ने क्या किया कि 2003 में सिंधु समिति की सिफारिशों पे 2003 में भारतीय मूल के प्रवासियों को, भारतीय मूल के प्रवासियों को दोहरी नागरिकता दी गई। दोहरी नागरिकता दी गई। ठीक, सिंधवी समिति के सिफारिश पे भारतीय मूल के प्रवासियों को दोहरी नागरिकता दी गई। कब दी गई? 2003 में। ठीक, भारतीय मूल के जो प्रवासी थे, इन प्रवासियों को तो भारत की नागरिकता दी गई, इसी को दोहरी नागरिकता कहा जाता है। ठीक, तो इस दोहरी नागरिकता जब इन लोगों को मिली तो इन लोगों का एक अधिकार छीन लिया गया। इन लोगों को मताधिकार नहीं था। इन लोगों के पास मताधिकार नहीं था। कोई सार्वजनिक पद का अधिकार कोई नहीं था। सार्वजनिक पद का मतलब कि IAS PCS आप यहाँ के सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं। ठीक, सार्वजनिक आप नेता भी नहीं बन सकते हैं यहाँ पे। तो सार्वजनिक पद का भी अधिकार इन लोग से छीन लिया गया। सार्वजनिक पद का अधिकार नहीं था। ठीक, ये अधिकार केवल और केवल यहाँ के नागरिकों को है। ठीक, तो जो प्रवासी थे उन लोगों को दोहरी नागरिकता दी गई। यानी प्रवासी, देखते हैं प्रवासी किसे कहते हैं। भारत में जो जन्मा हो, भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस गया हो और वहाँ की नागरिकता ले चुका हो, तो वही प्रवासी भारतीय कहलाते हैं। ठीक, तो उन्हीं को भारत में लाने के लिए, उन्हीं प्रवासी भारतीयों को भारत में लाने के लिए, देखिए इसका उद्देश्य क्या था। सिंधवी समिति जो प्रवासी यानी भारतीय मूल के जो प्रवासी थे उनको दोहरी नागरिकता देने का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य यही था कि उनको भावनात्मक रूप से, उनको जो है कि भावनात्मक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ा जा सके। ठीक, तो जब ये प्रवासी भारतीय जो हैं ये विदेश में जाते हैं तो वहाँ वो लोग काफ़ी अच्छा खासा धनी लोग हो जाते हैं। तो भारत सरकार ने सोचा कि अगर इन लोगों को अगर अपने पास अगर दोहरी नागरिकता देकर बुलाते हैं तो ये लोग भारत में आएंगे, तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक कि कोई अगर विदेशी आता है तो उसको वीज़ा की आवश्यकता होगी, लेकिन जो प्रवासी भारतीय हैं उनको कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, उन लोगों को एक कार्ड दिया जाता था। PIO कार्ड, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ठीक, एक ये क्या है कि ये वीजा के स्थान पे यानी वीजा के रूप में मिलता था इन लोगों को। जैसे वीजा कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो उसके लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। लेकिन वीजा की जरूरत प्रवासी भारतीयों को भी पड़ती थी, लेकिन 2003 के बाद सिंधवी समिति की सिफारिश पे इन लोगों को दोहरी नागरिकता दिया गया है। तो इनको कहा गया कि आपको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रवासी भारतीयों को एक कार्ड बनाकर दिया जाता था, उसको कहा जाता था पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ठीक, PIO कार्ड। एक दूसरा का कार्ड था OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, ये दो कार्ड इन लोगों को बना कर दिया जाता था प्रवासी भारतीयों को, यानी भारतीय मूल के जो प्रवासी होते थे। लेकिन यहाँ ये भी स्मरण रखना, ये सब देशों में जो भारतीय जाकर रह रहे थे उनको सबको दिया गया, लेकिन दो कंट्री ऐसे हैं वहाँ के प्रवासियों को नहीं दिया गया। एक है बांग्लादेश और दूसरा देश है पाकिस्तान। जो भारत से जाकर पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह रहे हो, भारत छोड़कर यहाँ की नागरिकता ले लिए हों, तो इन लोग से कोई मतलब नहीं है।
ठीक, इन लोगों को दोहरी नागरिकता नहीं देंगे कि यार जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाएगा वो ससुरा खुदे गरीबी में जी रहे हैं, कहाँ से इन लोगों को भारत इन लोगों को लालच देकर बुलाएगा कि आइए आप इन्वेस्टमेंट करिए, खुदे अपने गरीबी में जी रहे हैं। तो जो ये प्रवासी भारतीय हैं, ये प्रवासी भारतीय हैं, इन प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए सरकार जो है ना प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। 9 जनवरी, ठीक। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। इस 9 जनवरी को एक घटना घटी थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। भारत आए थे। इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है, ठीक। प्रवासी भारतीय दिवस, हमने बताया कि प्रवासी भारतीय मूल के जो प्रवासी हैं उन लोगों को नागरिकता आखिर देने की जरूरत क्या पड़ी? उन लोगों को नागरिकता इसलिए दी गई क्योंकि वो लोग, जब देखिए पहले हुआ था कि अगर उन लोगों को पहले भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ लिया जाए, ठीक, उन लोगों को ऐसा लगे कि नहीं आप लोग भारत छोड़ कर चले गए हैं लेकिन फिर भी भारत की जनता जो है, भारत की सरकार जो है आप लोगों के लिए लॉयल है, वफादार है, आइए आपको कोई दिक्कत नहीं, लीजिए आपको वीजा की जरूरत नहीं, आपको PIO OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, आपको 2 कार्ड दिया, मतलब इस तरह के कार्ड दिए जाएंगे, ठीक। आपको वीजा की आवश्यकता नहीं, आप जब तक आइए इस कार्ड को लेके आइए, आप जब तक भारत में रहना हो रहिए। वीजा में क्या होता है कि वीजा एक फिक्स डेट होता है कि आप इतने दिन ही अब किसी देश में जा रहे हैं तो वहाँ की सरकार से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। सरकार जो है आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, चाहे जितने दिन की वीजा दे, उस वीजा डेट जब खत्म होती है तो आपको पुनः वापस लौटना होता है। लेकिन इस कार्ड में कोई डेट नहीं था, वीजा नहीं था, ये कार्ड ऐसा था कि आप जब तक रहना चाहे रह सकते हैं। तो इससे ये होता था कि जो विदेश का जो मुद्रा है वो भारत आए, ठीक। ये लोग आएंगे तो भारत में अपने देश में ये लोग निवेश करेंगे तो यहाँ की पूंजी बढ़ेगी। बस यही कारण था प्रवासियों को वापस बुलाने का, इन लोगों को दोहरी नागरिकता देने का, ठीक। अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे, भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता, ठीक। संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता, ठीक। भारत की नागरिकता, अनुच्छेद कितना से कितना तक है ये? 5 से 8, ठीक। 5 से 8। एक है भारतीय नागरिकता के अर्जन, भारतीय नागरिकता के अर्जन, भारतीय नागरिक अधिनियम, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के तहत, ठीक। 1955 के तहत, ठीक। दोनों को देखेंगे। नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति याद रखना, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 कहता है कि आपकी नागरिकता की समाप्त, आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक। अनुच्छेद 9 कहता है। इसमें जो पहला पॉइंट था इसी को पढ़ेंगे। संविधान
लागू होने के समय, लागू होने के समय भारत के नागरिक किसे समझा गया, किसे समझा गया। ठीक, ये हेडिंग है, भारत का नागरिक किसे समझा गया। ठीक, देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे, जो भारत में जन्मा हो, ठीक, जिनके माता पिता, जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो, जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो। ठीक, ये आर्टिकल अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 कहता है कि जो भारत में जन्मा हो, जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो। ठीक, वो आर्टिकल 5 है, इन्हीं लोगों को नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा पॉइंट, विभाजन के समय, विभाजन के समय, विभाजन के समय जो पाकिस्तान से आए हों, विभाजन के समय जो पाकिस्तान से आया, उन लोगों को नागरिकता मिली। ठीक, विभाजन के समय जो पाकिस्तान से आया, उन लोगों को नागरिकता मिली, ये अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में ऐसा कहा गया है कि विभाजन के समय जो पाकिस्तान से आया, ठीक, उन लोगों को नागरिकता दी गई, तो ये अनुच्छेद 6 कहता है। ठीक, यानी विभाजन के समय जो पाकिस्तान से भारत आया, ठीक, यहाँ जो लेना, जो पाकिस्तान से भारत आया, ठीक, जो पाकिस्तान से भारत आया, उन लोगों को नागरिकता दी गई, ये अनुच्छेद 6 कहता है। अगला देखते हैं, विभाजन के समय, विभाजन के समय जो भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, और नहीं, पुनः भारत से पाकिस्तान, पुनः पाकिस्तान से भारत लौटा हो, पाकिस्तान से भारत आया, चाहे लौटा हो, उसे नागरिकता दी गई, उसे नागरिकता मिली। ठीक, उसे नागरिकता दी गई। ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 7, ये अनुच्छेद 7, ठीक, अनुच्छेद 7 8वां अनुच्छेद है, 8वां अनुच्छेद पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता, अनुच्छेद 8। 5 पढ़ा, जो भारत में जन्मा हो, जिनके माता पिता अभी भारत में जन्मे हो, उन लोगों को नागरिक भारत की नागरिकता मिलेगी, वो अनुच्छेद 5 कहता है। 6 क्या कहता है कि विभाजन के समय जो पाकिस्तान से भारत आया, उनको नागरिकता दी जाए। ठीक, ये अनुच्छेद 6। 7 क्या है कि विभाजन के समय जो भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत वापस चले आए, उन लोगों को नागरिकता मिली, तो वो अनुच्छेद 7। और 8 जो है रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता। ठीक, अनुच्छेद 8। 9वां क्या कहता है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति, यानी आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, वो अनुच्छेद 9 कहता है। ठीक, अनुच्छेद 9 कहता है।
एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। ठीक, नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। तो ये संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक किसे समझा गया ना, ये इन्हीं लोगों को भारत का नागरिक समझा गया। अब देखते हैं कि भारत का नागरिकता अर्जन कैसे किया जाता है। अगली हेडिंग देखेंगे, अर्जन कैसे किया जा सकता है। अगर भारत का नागरिक होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मतलब कैसे भारत का नागरिक बन सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कैसे अर्जन किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ठीक, भारतीय नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है, यानी भारत की नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है। ठीक, भारत की नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है। ठीक, देखिए हमने बताया कि आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है 11 क्या कहता है। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 11 उसको, संसद को ये अधिकार देता है कि आप नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं। ठीक, तो इसी के तहत संसद जो है वो नागरिकता अधिनियम, अभी पहले बताया, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है। नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। ठीक, तो इस नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप किसे नागरिक समझ सकते हैं या किसको नागरिक बना सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट इसमें पहला पॉइंट, जन्म के आधार पे ये 1955 अधिनियम का नागरिकता अधिनियम के तहत पढ़ रहे हैं कि यानी इसके तहत किसे आप नागरिकता दे सकते हैं। तो जन्म के आधार पे ठीक देखेंगे, वंशानुक्रम के आधार पे ठीक, पहला समझ में आया जन्म के आधार पे, जो यहाँ जो जन्मा, भारत में जो जन्म रहा है उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक, और दूसरा का क्या है कि वंशानुक्रम के आधार पे, यानी इसका मतलब कि हमारे माता पिता भारत के ही हैं। ठीक, यानी जो माता पिता दादा दादी उन्हीं के हम वंशज हैं, तो हमको भारत की नागरिकता मिलनी है। ठीक, तीसरा है देशीकरण से, यानी ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये भारत का नागरिक होने का शर्त है कि आप यहाँ जन्मे हो तो भारत के नागरिक हो सकते हैं। आपके माता पिता यहाँ के मतलब हैं, तो आप वंश के आधार पे आपका नागरिकता यहाँ का मिल सकता है। एक तीसरा जो है ये देशीकरण को समझेंगे, जैसे कोई विदेशी है। ठीक, कोई विदेशी है भारत में आकर लंबे समय से रह रहा हो, यहाँ का खान पान, ठीक, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, संस्कृति, सभ्यता इत्यादि, मतलब इस प्रकार की चीजों में अगर कोई विदेशी आकर अगर बहुत लंबे समय से रह रहा है, अगर इस प्रकार की चीजों में अगर वो ढल गया हो, ये चीज का गुण उसके अंदर आ गया हो, तो उसको कहते हैं देशीकरण। यानी उनके अंदर देशीकरण की भावना आ गई हो तो उसको मान्यता मिल सकती है। ठीक,
देशीकरण से मान्यता मिल सकती है, यानी आपको नागरिकता मिल सकती है, आप नागरिक कहलाने लायक हो जाएंगे। संसद आपको नागरिक बना सकती है अगर आप भारत के खान पीन, रहन सहन, बोल चाल, संस्कृति, सभ्यता, ये सब प्रकार से अगर आपके अंदर ये सब हो, मतलब आपके अंदर बस गया हो, ठीक, तो आप देशीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता दी जा सकती है। चौथा है रजिस्ट्रेशन द्वारा। रजिस्ट्रेशन द्वारा, ठीक। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन में क्या है कि अगर कोई विदेशी लड़की है अगर कोई विदेशी लड़की अगर वो किसी भारतीय लड़के से शादी कर लेती है तो भारतीय संसद जो है उस लड़की को भारत की नागरिकता देगी, ठीक। इसी को कहते हैं रजिस्ट्रेशन द्वारा। तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किन किन लोगों को भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, ये थे, ठीक। एक जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, विदेशीकरण के आधार पर, एक रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक। अगर कोई विदेशी लड़की अगर वो भारतीय लड़के से शादी करती है तो संसद इसको क्या करेगी कि उस लड़की को भारत का नागरिकता दे देगी। एक है पांचवा है किसी भी जमीन को किसी भी भूभाग को भारत में मिलाए जाने पर भारतीय नागरिकता मिलती है, भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। देखिए कैसे है। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि पाकिस्तान के पास जो पीओके है, चाहे पूरा पाकिस्तान है चाहे बांग्लादेश, कोई भी देश है, ठीक। अगर उसका कुछ हिस्सा अगर भारत जो है अपने कब्जे में ले लेती है, ठीक। पाकिस्तान में मान लीजिए कि जो पीओके, अगर पीओके को भारत अगर अपने पास ले लेती है, अगर उस पर कब्जा कर लेती है, वो अपने उस भूभाग को अपने भारत में अगर मिला लेती है, तो जो पीओके पे जितनी भी जनसंख्या, जितनी भी जनता रहेगी, उन लोगों को भारत की नागरिकता तुरंत मिलेगी, ठीक है। इसमें एक अगली हेडिंग देखेंगे, नागरिकता अधिनियम में संशोधन। नागरिकता अधिनियम में संशोधन, नागरिकता अधिनियम में संशोधन, ठीक। नागरिकता अधिनियम में संशोधन, ठीक है। एक नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया नियम, संशोधन अधिनियम, ये संशोधन कब किया गया? 1986 में। ज्यादा कुछ खास नहीं था, ठीक। बस याद रखना कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। एक है नागरिकता संशोधन अधिनियम, कई संशोधन हुए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, ठीक। इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि इस संशोधन में ये कहा गया था कि जो माता जी हैं वो अगर भारत की हैं, ठीक, अगर उनके जो बच्चे हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। अभी बता रहा हूँ। जैसे पहले क्या था कि पिताजी थे, अगर वो भारतीय हैं तो उनके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, भारतीय नागरिकता मिलेगी, ठीक। तो भारतीय नागरिकता में पहले पिता होने का शर्त रहता था कि यानी पिता जो है भारतीय पिता होना चाहिए, तभी उनके बच्चे को नागरिकता मिलेगी, ठीक। अगर भारतीय पिता हैं तो भारतीय नागरिकता मिलेगी किनको? बच्चे को। लेकिन 1992 नागरिक संशोधन अधिनियम में कहा गया कि अगर भारतीय माता भी हैं,
तब भी वो भारत की नागरिकता उनके बच्चों को मिलेगी। देखिए एक बार बता देते हैं, फिर से समझ लीजिए। 1992 संशोधन अधिनियम में ये कहा गया है कि अगर पिता अगर भारतीय अगर माता विदेशी भी हैं तो इनके बच्चे को नागरिकता मिलनी ही मिलनी है। अगर माता अगर भारतीय हैं, अगर वो विदेशी किसी लड़के से शादी की हैं, ठीक, बाप अगर विदेशी है अगर माता भारतीय हैं तो उनको नागरिकता पहले नहीं दी जाती थी, ठीक। तो 92 की भारत नागरिक संशोधन अधिनियम में ये कहा गया कि अगर माता अगर भारतीय है अगर पिता विदेशी हैं तभी माता का बच्चा जो है उनको भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। बस यही था नागरिक संशोधन अधिनियम 1992, ठीक। एक अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। ये क्या बोलता है? 2003 अभी पढ़ाया हूं कि सिंधवी समिति के सिफारिशों पे प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता दी गई, ये पढ़ा दिया हूं, ठीक। 2003। एक है नागरिकता संशोधन अधिनियम, एक है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। 2000 अधिनियम का किया गया तो इसमें 16 देशों के समुद्र पार यानी समुद्र पार जो 16 देश हैं समुद्र पारीय भारतीय प्रवासियों को यानी भारतीय प्रवासियों को नागरिकता दिया गया, नागरिकता मिली। कितने देशों को? 16 देशों को। पूछा जाता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 क्या बोलता है। एक आता है 16 देश के जो समुद्री पारी हैं उन लोगों को, जो भारतीय मूल के जो प्रवासी रहते हैं उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक। एक संशोधन हुआ है इसमें, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। ये देखिए इसमें ये कहा, इसमें ये क्या किया गया कि जो हमने 2 कार्ड बताया था वीजा की जगह प्रवासी भारतीयों को मिलता है, एक है PIO और OCI। ये दोनों कार्डों को क्या किया गया? इन दोनों कार्डों को मिला लिया गया और मिलाने के बाद जो समुद्र पारीय जो है ना इसी को उदार बनाया गया, इसी को उदार बनाया गया। यानी इन कार्डों को क्या किया गया कि एक कर दिया गया, एक कर दिया गया। पहले 2 कार्ड मिलते थे ना, वीजा के स्थान पर PIO कार्ड और OCI, ठीक। तो इन कार्डों को मिलाकर एक कर दिया गया। ये 2015 अधिनियम, ठीक। ये 2015 भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 का ही है, ठीक। 15 में PIO और OCI कार्ड को एक कर दिया गया। सवाल ये पूछता है कि PIO और OCI को कार्ड को कब एक किया गया है, ठीक। तो ये 2015 नागरिक संशोधन अधिनियम। एक है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, ठीक। नागरिक संशोधन अधिनियम CAA। इसमें क्या किया गया कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार इत्यादि देशों में, इन देशों में जो माइनॉरिटी है वहाँ के यानी मुस्लिमों को छोड़कर जो वहाँ सिख, ईसाई, हिंदू, पारसी जितने भी लोग हैं उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक। वहाँ ये सब मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक। तो शायद श्रीलंका नहीं, इसमें म्यांमार है, ठीक। और ये बौद्धिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ की जो माइनॉरिटी हैं उन लोगों को नागरिकता भारत की मिलेगी 2019 संशोधन अधिनियम में कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 9 ये क्या है? नागरिकता की समाप्ति। आखिर नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, ठीक। इसको 2-3 पॉइंट में देख लेते हैं। नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? सर्वप्रथम आपकी नागरिकता कैसे जाएगी? आप स्वेच्छा से अपना नागरिकता छोड़ दें, आप स्वेच्छा से
त्यागने पर, यानी आप अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर आप कहीं जा सकते हैं किसी दूसरे देश में, ठीक, आपकी नागरिकता वैसे भी खत्म हो जाएगी। दूसरा इसमें है कि विदेशी नागरिकता लेने पे, विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर जैसे क्या है कि मान लीजिए कि हम चले गए श्रीलंका, चाहे हम चले गए सिंगापुर, अगर वहाँ की जाकर नागरिकता लेकर चुपचाप वहीं अपना रह रहे हैं और इधर हमारा भारत की भी नागरिकता है, अगर भारत सरकार को पता चलेगी कि अगर हम श्रीलंका, चाहे हम सिंगापुर, चाहे अमेरिका का हम अगर नागरिकता वहाँ का ले चुके हैं, तो भारत हमारा क्या है कि ऑटोमेटिक नागरिकता समाप्त कर सकती है, ठीक। एक तीसरा पॉइंट समझेंगे, देशद्रोह की स्थिति में, देशद्रोह की स्थिति में अगर आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया हो, अगर आप देश छोड़कर कहीं और भाग गए हो, तो आपका नागरिकता जो है संसद छीन सकती है, ठीक। अगर आप पे देशद्रोह का मुकदमा है, आपके देशद्रोह की स्थिति चल रही है, तो आपकी संसद जो है आपका नागरिकता जो है संसद छीन सकती है। तो बस आज के टॉपिक में ये रहा आपका भाग 2, और ठीक, आपसे अलविदा, धन्यवाद।